प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में चैप्टर 5 आज शुरू होगा, जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। इसमें आज पार्ट 1 है, पहला वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इससे पहले मैं बताया था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण वाला पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद भारत में मानव पूंजी का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। ये पाठ आसान भी है और कम से कम इसमें 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। मानव पूंजी निर्माण, अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले हम इसके अर्थों को समझें। मानव क्या है, पूंजी क्या है और निर्माण क्या है। तो मानव मतलब आप और हम, इंसान की बात हो रही है। यहाँ जानवरों की, पशुओं की, रोबोट की नहीं हो रही है। ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ जो है हमारी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। अब पूंजी, तो पहले हम मानव पूंजी, दोनों निर्माण नहीं जोड़ रहा हूँ इसमें, मानव पूंजी की बात करें। जिस प्रकार से आदमी घर में पैसे जुटाता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, पूंजी इकट्ठा करता है, लेकिन मानव पूंजी क्या है? तो प्यारे बच्चों देखिए, लिखा है किसी एक देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल तथा विशेषज्ञता के भंडार है। मतलब किसी देश में किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, 1 वर्ष में, 6 महीने में, जो भी आदमी है, अगर उनकी कोई स्किल है, देखिए अंग्रेजी में लिखा है स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, अर्थात वो व्यक्ति जो किसी कार्य में कोई विशेषज्ञता हासिल किया है, निश्चित रूप से वो किसी न किसी काम में एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार के सभी व्यक्ति जो है, जो कौशल रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, अध्यापक हो गए, या जो कुशल श्रमिक हैं, सभी प्रकार के श्रमिक जो कुशलता रखते हैं, इन सब का जोड़ जो है मानव पूंजी कहलाता है। और ये मानव पूंजी क्या करता है? उत्पादन प्रक्रिया में बढ़ाता है, उत्पादकता बढ़ाता है। उत्पादन प्रक्रिया में या तो व्यस्त रहते हैं या व्यस्त रहने की क्षमता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, BBA किया है, MBA किया है और उसको नौकरी नहीं मिली है, फिर भी वो मानव पूंजी में गिना जाएगा, क्योंकि वो अगर उसे काम मिल जाता है तो कार्य करने की क्षमता रखता है। तो अब हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि मानव पूंजी का मतलब ये हुआ कि हर वो आदमी का योग हो जाएगा जो किसी न किसी कार्य में विशेषज्ञता हासिल रखते हैं, कौशल है उन पर। वो जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, अध्यापक हो गए, इन सब का जोड़ जो है या भंडार जो है मानव पूंजी कहलाता है। और ये उत्पादन प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में निपुण नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो मानव पूंजी में नहीं गिना जाएगा। इसका मतलब कि मानव संख्या, जनसंख्या और मानव पूंजी में बहुत अंतर है। मानव पूंजी का नाम लेते ही ये दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, किसी काम में वो विशेषज्ञता, निपुणता, उस कार्य के करने की पूरी जानकारी उस पर है। तो अब मानव पूंजी समझ में आ गया होगा। अब तीनों मिलाकर अर्थ करेंगे मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण देखिए लिखा है शिक्षा, एजुकेशन, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग एवं स्वास्थ्य, हेल्थ द्वारा मानव संसाधन का विकास ही मानव पूंजी निर्माण कहलाता है।
पहले तो ये देखिए, शिक्षा आप जान रहे हैं, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग होता है, काम को करते वक्त, नौकरी करते वक्त ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग हो गया। स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं की बात हो रही है यहाँ। मानव संसाधन, प्यारे बच्चों, जैसे भू संसाधन में भूमि आता है, मानव संसाधन में मानव आता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। मानव संसाधन का मतलब ही हुआ कि मानव की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। तो किसी भी मानव को, अर्थात मानव संसाधन को शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा अगर उसका हम विकास करते हैं तो यही कहलाता है मानव पूंजी निर्माण। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मानव संसाधन का विकास जब हम शिक्षा से, प्रशिक्षण से, स्वास्थ्य से, भी अन्य कारकों के द्वारा अगर हम इसका विकास करते हैं तो हम कहेंगे मानव पूंजी निर्माण। भाई, किसी देश में अगर जितने अधिक से अधिक लोग पढ़े लिखे हैं और स्वास्थ्य उनका सही है तो उस देश का मानव पूंजी निर्माण बहुत अधिक माना जाएगा। और कहीं पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब हैं, बीमार रहते हैं, तो उस देश की मानव पूंजी कमज़ोर कही जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कोई देश है और उसमें 2019 में डॉक्टरों की संख्या 1000 थी। भारत देश ही मान लो, भारत देश में 2019 में डॉक्टरों की संख्या 1000 थी और 2020 में, मतलब विशेष समय में, एक वर्ष में डॉक्टरों की संख्या 1500 हो गई। तो डॉक्टर कितने बढ़े? 500। इसका मतलब कि भारत देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि हुआ। पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण जो है 500 वृद्धि हुआ। तो अब तो समझ गए होंगे। दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि किसी विशेष समय में जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि होती है तो मानव पूंजी का निर्माण होता है। ये तो पूरा तोड़ करके लिख दिया गया कि ताकि अब कहीं कमी न रह जाए समझाने में। किसी विशेष समय में 6 महीने, 1 साल, 2 साल की बात हो रही है, किसी देश में अगर पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि होती है तो मानव पूंजी का निर्माण हो रहा है, हम कहेंगे। तो मानव पूंजी क्या है और मानव पूंजी निर्माण क्या है? प्यारे बच्चों, यहाँ हमने ब्रैकेट में अपनी बात कुछ कहने के लिए लिखा है जो मानव पूंजी निर्माण के अतिरिक्त है। देखो, पूंजी की बात हो रही है, पूंजी कहिए या पूंजीगत संसाधन कहिए, ये 3 रूप में होता है: मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, वित्तीय पूंजी। मानव पूंजी अभी आपने देख लिया कि मानव पूंजी में व्यापार, कौशल, प्रशिक्षण, अनुभव, शिक्षा, ज्ञान, योग्यता से है, अर्थात इससे मनुष्य द्वारा व्यवसाय में उत्पादकता बढ़ती है। मानव पूंजी अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा कर लिया। अब भौतिक पूंजी की बात करते हैं। देखिए, भौतिक पूंजी उन संपत्तियों को व्याख्या करती है जो स्वयं निर्मित की गई है, मानव द्वारा निर्मित की गई है और जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे मान लो कि कारखाना है, भूमि है, तो भूमि जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उस पर फर्म या कंपनी लगाया गया, इसे हम भौतिक पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी को मानव तैयार करता है, कारखाना मानव बनाता है। तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में बहुत बारीकी अंतर है। भौतिक पूंजी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका वजन होता है ना, जबकि मानव पूंजी में ऐसी बात नहीं है। और भौतिक पूंजी तो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन के लिए स्पेशल प्रयोग किया जाता है। तीसरा है वित्तीय पूंजी, फाइनेंस कैपिटल। वित्तीय पूंजी का मतलब पैसे से है। वित्तीय पूंजी का उपयोग विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है या किसी संपत्ति को हासिल करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है मुद्रा, या बैंक में जो मौजूदा शेष राशि खातों में है वो स्टॉक या बॉन्ड, ये सब वित्तीय पूंजी के उदाहरण हैं। तो ये तो आपको थोड़ा सा मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, वित्तीय पूंजी का हमने कंसेप्ट दिया। जबकि इम्तहान में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि मानव पूंजी निर्माण का क्या आशय है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत का वर्णन करिए, या मानव पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत या निर्धारक तत्व। इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो इसमें 20 क्वेश्चन है और घुमा फिरा करके मानव पूंजी निर्माण के स्रोत को ही 20 में मान कर चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन इसी से पूछा गया है।
बहुत महत्वपूर्ण है। तो मानव पूंजी निर्माण का जो स्रोत है, इसका मतलब कि किन किन चीज़ों से, किन किन तत्वों से मानव पूंजी का निर्माण बढ़ता है, ये हमें पढ़ना है। तो पहला है शिक्षा पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखिए, शिक्षा पर व्यय, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि शिक्षा को वैल्यू जब समझते हैं तो वो अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें भले ही लोन लेना पड़े, अच्छी खासी राशि जो है शिक्षा पर खर्च करते हैं अपने परिवार के, भले ही उन्हें ऋण लेना पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि ऋण का आज जो हम ले रहे हैं, जो ब्याज दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हमको फ्यूचर में आय मिलेगी जब ये पढ़ लिख करके एक अच्छे पद पर जाएगा, अच्छी आय करेगा, तो हमारा लोन से ज़्यादा फ्यूचर में आय मिलेगी। शिक्षा पर व्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव पूंजी निर्माण। अगर किसी दो तो महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य आगे पढ़ेंगे। शिक्षा जो है, शिक्षा के बिना मानव पूंजी निर्माण की तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो कैसे अच्छा काम कर सकता है। जब अच्छा काम नहीं करेगा तो आय कम होगी, देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक समृद्धि खराब होगी, तो मानव पूंजी निर्माण कमजोर तो कहा जाएगा। इसमें लिखा है शिक्षा पर व्यय मनुष्य को अधिक कुशल बनाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। ये आप पूरे 100% समझ जाइए कि क्या होता है, रटने से काम नहीं चलेगा, समझिए। शिक्षा पर जो खर्च होता है मनुष्य को अधिक, भाई किसी व्यक्ति, मान लो डॉक्टर है, अगर उसे पढ़ाया नहीं जाएगा तो डॉक्टरी का कैसे कुशलता हासिल करेगा। और अगर शिक्षा पर खर्च किया गया, उसे कुशल बनाया गया, डॉक्टर बनाया गया, इंजीनियर बनाया गया, अध्यापक बनाया गया, तो वो उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा, देश की सेवाओं में वृद्धि करेगा। इससे क्या होगा, भविष्य की आय बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है स्वास्थ्य पर बल, स्वास्थ्य पर व्यय खर्चा। देखिए, एक कहावत भी है, गांव में कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब कि बुद्धि ज़्यादा अच्छा काम करती है स्वस्थ शरीर में। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो वो बढ़िया काम करेगा अपेक्षाकृत उससे जो बीमार व्यक्ति रहता है। बीमार व्यक्ति क्या करेगा, श्रमिक कार्य से बचेगा, वो टाइम पास करेगा। और जो स्वस्थ व्यक्ति है बहुत अच्छे से कार्य करेगा, मन लगाकर करेगा। तो चिकित्सा सुविधा तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होगा तो श्रमिक बीमार रहेगा और कार्य से बचेगा, और कार्य से बचेगा तो उसकी जो उत्पादकता है कम होगी। स्वास्थ्य पर किया गया व्यय जो है व्यक्ति को अधिक कार्यकुशल बनाता है, उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। इस कारण स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्यारे बच्चों, ये रटा नहीं जाएगा, इसे आप कहानी की तरह व्यवहार में अपने पर ध्यान दोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मेन बात यही है कि जो स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाता है वह जो है बेकार नहीं जाता है। उससे आदमी स्वस्थ होगा तो ज़्यादा कार्य करेगा, कार्य करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और मानव पूंजी का निर्माण होगा। तीसरा है जो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है वो है प्रशिक्षण। नौकरी के साथ प्रशिक्षण। अगर आप केवल प्रशिक्षण भी लिखेंगे तब भी सही है। देखिए, प्रशिक्षण नौकरी की बात जब करें तो नौकरी के दौरान जो फर्में हैं, कंपनियां हैं, वो बीच बीच में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। प्रशिक्षण का अंग्रेजी ट्रेनिंग होता है। क्यों देती हैं? क्योंकि ये जब काम में एक्सपर्ट हो जाएगा तो इससे उत्पादन हमारी बढ़ेगी। ट्रेनिंग में जितना फर्में खर्च करती हैं, जितना व्यय होता है, उससे ज़्यादा उससे आने वाले समय में उत्पादन से लाभ हो जाता है। इसलिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। फर्म जो है लाभ लेने के लिए ट्रेनिंग देती हैं, और ये ट्रेनिंग जो है, प्रशिक्षण जो है, या तो उस कारखाने के अंदर, कंपनी के अंदर दे सकती है, या अन्य जो ट्रेनिंग संस्थान है उसमें प्रशिक्षण देती है। तो ट्रेनिंग से जो है काफ़ी लाभ, जैसे मान लो कि उदाहरण स्वरूप सुन लो, नौकरी के साथ प्रशिक्षण के उदाहरण एक समझने बहुत आसान से, इससे याद भी हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि 1980-82 में कोई आदमी MBBS करके डॉक्टर बन गया,
और डॉक्टर बन गया और धीरे धीरे समय बीतता गया, 20-22 साल बीता। अब जैसे डेंगू बीमारी आ रही है, तमाम तरह के कोरोना बीमारी है, चिकनगुनिया है, उस समय एमबीबीएस के ज़माने में डेंगू का नामो निशान नहीं था, जब वो 1980-82 में पढ़ा था, ये माना गया है। तो अब वो बताओ डेंगू का इलाज कैसे करेगा एक एमबीबीएस डॉक्टर हो? तो उसे तो ये नहीं कहा जाएगा कि तुम दोबारा एमबीबीएस कर लो, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो इसके लिए सरकार के द्वारा या निजी सहायता के द्वारा सेमिनार होता है, उसमें नई नई बीमारियों की ट्रेनिंग दी जाती है, कारण, लक्षण, उपचार बताया जाता है। इस प्रकार वो डॉक्टर अपडेट हो जाता है, अर्थात प्रशिक्षण से उसे पूरी जानकारी हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि नौकरी के साथ प्रशिक्षण से मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, समझ में आ गया होगा। स्थानांतरण या प्रवसन, स्थानांतरण या प्रवसन या माइग्रेशन एक ही चीज़ है। देखिए होता क्या है कि ज़्यादातर लोग अधिक आय की तलाश में, ज़्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से जहां उनका घर है अर्थात अपने मूल स्थान से दूसरे स्थानों को पलायन करते हैं। पलायन का मतलब होता है, पलायन का मतलब कि प्रवसन, स्थानांतरण, ताकि वहां जाकर के उनको आय ज़्यादा मिलेगी। वो अलग बात है, कोई व्यक्ति जब यहाँ से अपने मूल स्थान से जाएगा, मान लो बम्बई जा रहा है कार्य करने के लिए, तो यहाँ से मुंबई जाएगा तो उसका परिवहन लागत आएगा, नए जगह पर जाएगा तो उच्च निर्वाह खर्चा ज़्यादा पड़ेंगे खाने पीने में, इतना तक कि नई परिस्थिति में जाएगा, नई क्लाइमेट, नए लोग, नए पर्यावरण मिलेगा, मानसिक लागतें भी बढ़ जाएंगी। इसके बावजूद भी वहाँ ज़्यादा जब पैसा मिलता है उसे, तो ये जो लागत आया, परिवहन लागत, जीवन निर्वाह लागत, मानसिक लागत, इससे ज़्यादा आय मिलती है तो वो संतुष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थानांतरण से या प्रवसन से पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, लोगों की आय स्तर सुधरती है। पांचवा है, लास्ट है, सूचना पर व्यय। देखिए कौशल की प्राप्ति करनी हो या कहीं पर नौकरी के स्थान प्राप्त करना हो, नौकरी के लिए फॉर्म देखना हो या कहीं ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेना हो, पढ़ाई करना हो, तो इनकी सूचना अगर नहीं मिलेगी तो वो व्यक्ति कैसे जानेगा? मान लो कोई व्यक्ति आईटीआई कर लिया है और घर में बैठा, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ से फॉर्म निकला है, यहाँ से वैकेंसी निकली है या यहाँ से अप्रेंटिस के लिए विज्ञापन निकला है, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? इसके लिए वो सूचना पर व्यय करता है, खर्चा करता है। वो अलग बात है कि अखबार मंगा ले, टीवी देखे, रेडियो देखे या सूचना केंद्र से संपर्क रखे, जो फार्म बेचते हैं उनसे संपर्क करे, तो इससे उनको पता चलता रहता है कि हमारे लायक कहाँ से सूचना मिल रही है, तो फार्म भरता है, इंटरव्यू देता है और नौकरी प्राप्त करता है और उससे जो है पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों, पूंजी निर्माण के स्रोत 5 बताया गया। पहला बताया गया शिक्षा पर व्यय, दूसरा बताया गया स्वास्थ्य पर व्यय, तीसरा बताया गया नौकरी के साथ ट्रेनिंग, चौथा बताया गया स्थानांतरण, पांचवा बताया गया सूचना पर व्यय। इन्हें तो आप अच्छी तरह से घोर कर पी जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में इसी प्रश्न को, स्रोत को ही घुमा फिरा करके पूछेगा। अगर मानव पूंजी निर्माण की बात करेगा तो इन 5 का वर्णन होगा। अलग अलग पूछता है कि जैसे मान लो पूछेगा कि शिक्षा पर व्यय से किसी राष्ट्र को क्या फायदा है या किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का क्या लाभ होगा, स्वास्थ्य पर व्यय से राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग भी पूछता है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि पूंजी निर्माण का स्रोत इस पाठ का हार्ट है, दिल है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूंजी निर्माण का महत्व। मानव पूंजी भौतिक पूंजी को अधिक उत्पादक बना देती है। अभी आपने देखा कि मानव पूंजी, भौतिक पूंजी और वित्तीय पूंजी। तो जो भौतिक पूंजी है वो मानव पूंजी से ज़्यादा उत्पादन देने लगती है। दूसरा लाभ है, मानव पूंजी निर्माण में अगर कोई निवेश करता है, खर्च करता है, तो उत्पादन अधिक मिलेगा और उत्पादन जो है लागत से अधिक होगा। प्राकृतिक संसाधन जो आसपास में है, जो प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है,
उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है मानव पूंजी निर्माण के द्वारा। भाई मानव पूंजी निर्माण का मतलब ही आप समझ जाओ कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, बस अपने आप हर चीज़ आने लगेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो जो आसपास में प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति द्वारा दिया गया है वो निश्चित रूप से बेहतर उपयोग करेगा। श्रमिकों के ज्ञान में वृद्धि होगी। पढ़ा लिखा अगर कोई श्रमिक है तो ज्ञान में भी वृद्धि होगी, काम भी बढ़िया करेगा। अरे भाई अगर मान लो पटवारी है, एक पटवारी जो है 10 पास पर है या इंटर पास पर है और दूसरा पटवारी MA पास पर है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों कार्य एक तरह करते हैं, लेकिन जो MA है, जो स्नातक है, उसके कार्यप्रणाली में प्यारे बच्चों जरूर अंतर आएगा। पढ़ाई लिखाई का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंटर वाला और MA करने वालों की कार्यप्रणाली एक जैसे होगी। आगे है श्रम बल की गतिशीलता बढ़ती है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। भाई मानव पूंजी निर्माण से श्रम बल का मतलब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो कार्य ज़्यादा करेगा तो उसको आय ज़्यादा मिलेगी। आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जब पढ़ा लिखा आदमी व्यक्ति है तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी थोड़ा सा यहाँ हिंट दे दूँ, मानव पूंजी निर्माण में बाधाएं क्या है, समस्याएं क्या है। देखिए, पहला सब वृद्धि का दबाव। जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो निश्चित रूप से आवास का, शिक्षा का, रोजगार का सब लोगों पर पहुंचना कठिन है, तो मानव पूंजी निर्माण में अधिक जनसंख्या बाधक है। दूसरा, चिकित्सा सेवाओं की कमी। हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, इसकी वजह से मानव पूंजी निर्माण में दिक्कत आ रही है। भारतीय प्रतिभा का विदेश में पलायन। अपने यहाँ जो अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो विदेशों में पलायन कर जाते हैं, जिससे हमारे यहाँ मानव पूंजी निर्माण प्रभावित होती है, कमी होती है, अर्थात बाधा आती है। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। अपने यहाँ जो शिक्षा है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, जिससे व्यावसायिक शिक्षा न होने के कारण लोग मानव पूंजी निर्माण में कम सहयोग दे पा रहे हैं। स्त्री शिक्षा का भी अभाव है। यहाँ महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, 62% पढ़ी हैं, जबकि पुरुष 82-84% पढ़े हुए हैं। तो स्त्री शिक्षा के अभाव से भी मानव पूंजी निर्माण कमज़ोर हो रहा है। कुशल प्रशिक्षक का अभाव, प्रशिक्षण देने वालों का भी यहाँ पर अभाव है। तो ये मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। आज आपने पढ़ा मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, मानव पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है, मानव पूंजी निर्माण का महत्व क्या है, मानव पूंजी निर्माण में बाधाएं क्या हैं। ये पाठ पूरा हो गया है। अब इसमें जो एक्सरसाइज अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसलिए उस प्रश्नों में भी इन्हीं जो आज हमने पढ़ाया है इसी लेक्चर को घुमा फिरा करके उसमें पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े, मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊं। जय हिंद, जय भारत।